हम्म। कॉर्पोरेट दुनिया की ना एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। मतलब एक कोट है कि कहीं चांदी के चमचे हैं तो कहीं चमचों की चांदी है। बिल्कुल। और ये बात। और पता है ये बात किसी निराश कर्मचारी की नहीं है, ये कंपनी के खुद के फाउंडर ने कही है, वो भी अपनी एचआर टीम के ट्रेनिंग के पहले दिन। एग्जैक्टली मैं यही कहने वाला था कि आमतौर पर जब ऑफिस पॉलिटिक्स की बात होती है ना, तो मैनेजमेंट उस पर पर्दा डालने की ही कोशिश करता है। हाँ, सब छुपाते हैं। लेकिन आज हम जिस सोर्स को डिकोड कर रहे हैं ना, वो सीधा इस चमचागिरी वाले कल्चर पर चोट करता है। सही बात है। देखिए, जब कोई फाउंडर इतनी बेबाकी से ये चमचों की चांदी वाली बात मान रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि वो एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींच रहा है। राइट। मतलब वो अपनी टीम को साफ बता रहा है कि भाई हमारी कंपनी में ये पुराना सड़ा गला सिस्टम नहीं चलेगा, यहाँ फोकस सिर्फ और सिर्फ काम पर होगा। बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि आज के इस गहन विश्लेषण का हमारा असल मिशन क्या है। आज हमारे पास जो दस्तावेज है ना, वो है 5 डेज ट्रेनिंग सेशन एचआर डिपार्टमेंट डे 1। और इसे तैयार किया है केजीसी व्यापारवाला के फाउंडर और सीईओ गौरव कुमार ने। तो आज हम इसी नई एडटेक कंपनी के पूरे एचआर इकोसिस्टम को डिकोड करने वाले हैं। और केजीसी व्यापार वाला के बारे में अगर बेसिक बात करें। हाँ, मैं बता दूं कि ये 2025 में जीएसटी रजिस्टर्ड हुई एक स्टार्टअप है जो फरीदाबाद से हेडक्वार्टर्ड है और नोएडा से इनका कॉर्पोरेट ऑफिस चलता है। राइट। और इस दस्तावेज का विश्लेषण करते ही जो बात सबसे पहले उभर कर आती है ना, वो ये है कि ये लोग सिर्फ एक कंपनी नहीं खड़ी कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या है ये अपने आप में एक पूरा सोशल इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। मतलब आप देखिए, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन से लेके इंस्टाग्राम तक हर जगह इनकी प्रेजेंस एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। हाँ, मैंने भी उस चीज पर गौर किया। और इनका जो ऑपरेशनल ढांचा है ना, वो काफी सुलझावा लगा मुझे। मतलब 3 मॉडल्स में बंटा हुआ है। बिल्कुल। पहला तो वर्क फ्रॉम होम है, जो पूरी तरह से नई प्रतिभाओं को खोजने यानी हायरिंग और टीम बिल्डिंग के लिए है। और दूसरा है वर्क फ्रॉम ऑफिस, जहां से कंपनी का दिमाग काम करता है। मतलब पूरा मैनेजमेंट, ऑपरेशंस और फाइनेंस यहीं से हैंडल होता है। राइट। और तीसरा जो है वो वर्क फ्रॉम फील्ड है, जो असल में एक्शन का मैदान है। मतलब फील्ड में जाकर मर्चेंट ऑनबोर्डिंग करना। एग्जैक्टली। लेकिन पता है, इस स्पष्ट विभाजन का फायदा तो है, पर यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात मुझे लगी, वो क्या? वो ये कि इन तीनों अलग अलग मॉडल्स को एक साथ बांधकर कौन रखता है। इस पूरे सिस्टम का जो न्यूरल नेटवर्क है ना, वो इनका एचआर डिपार्टमेंट है। बिल्कुल सही कहा आपने। दस्तावेज में एचआर को कंपनी की रीढ़ की हड्डी बताया गया है। वो रीढ़ की हड्डी वाला रूपक बहुत पावरफुल है। उसमें लिखा है कि अगर इंसान की रीढ़ टूट जाए ना, तो वो सीधा नहीं चल सकता, झुक जाता है। हाँ। और एचआर की ताकत बताने के लिए जो लाइन इस्तेमाल की है, ओहो, वो तो कमाल की है। कौन सी वाली लाइन है? वो सीवी से लेके सीसीटीवी तक, रिज्यूमे से लेके रेजिग्नेशन तक, सबका करता धरता एचआर है। क्या बात है! मतलब ये तो बहुत बड़ा बयान है। ये एचआर को सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर से उठाकर सीधे कंपनी का भविष्य बनाने वाला घोषित कर देता है ना? और इसी भविष्य को बनाने का जो नक्शा है, वो है इनका 5 दिन का ट्रेनिंग मास्टर प्लान। अगर हम इस मास्टर प्लान को डिकोड करें तो समझ आता है कि पहले दिन का फोकस तो बेसिक बातों पर है कि एचआर का मतलब क्या है। राइट। लेकिन असली खेलना दूसरे दिन से शुरू होता है। टैलेंट एक्विजिशन, मतलब सिर्फ वैकेंसी भरना नहीं, सही इंटरव्यू के जरिए सही इंसान को खोजना। और इंटरव्यू के बाद जो तीसरा दिन है, कैंडिडेट ऑनबोर्डिंग, मुझे लगता है कॉर्पोरेट दुनिया में सबसे ज्यादा इसी को इग्नोर किया जाता है। बिल्कुल। आमतौर पे क्या होता है, कोई नया बंदा आया, उसे लैपटॉप पकड़ा दिया, कुछ फॉर्म साइन करवाया और बस उम्मीद करते हैं कि वो जादू कर देगा। हाँ, जो कि बहुत गलत अप्रोच है। लेकिन इस दस्तावेज में ऑनबोर्डिंग पर पूरा एक दिन दिया गया है, क्योंकि यही पहला इंप्रेशन है। सही बात है। अगर शुरुआत में क्लैरिटी नहीं होगी तो आगे का सफर तो लड़खड़ा ही जाएगा। एग्जैक्टली। फिर आता है चौथा दिन, जो टैलेंट रिटेंशन पर है। मतलब अच्छे लोगों को रोक कर कैसे रखें। और जो सबसे चौंकाने वाला है, वो है 5वां दिन, टैलेंट प्रोग्रेशन। जहां एक इंसान से 5 का काम लेने की बात की गई है। हाँ, प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ाना कि वो अकेले 5 लोगों के बराबर इम्पैक्ट दे सके। अब देखिए, एक इंसान से 5 का काम लेना, ये सुनने में ना किसी फैक्ट्री मालिक के सपने जैसा लग सकता है। हाँ, लग तो सकता है। लेकिन जिस तरीके से इसे पेश किया गया है वो बहुत अलग है। यहाँ कर्मचारियों को मशीन का पुर्जा नहीं, बल्कि बेटर हाफ कहा गया है। ये बेटर हाफ वाला कॉन्सेप्ट मनोवैज्ञानिक स्तर पर बहुत गहरा है। कैसे? देखिए, ट्रेनिंग में एचआर को सिखाया जा रहा है कि कर्मचारियों को खोजना पड़ता है, अपनाना पड़ता है, उनकी खूबियों खामियों को समझना पड़ता है।
और कभी-कभी जब वो निराश हो तो उन्हें मनाना भी पड़ता है। बिल्कुल। जब आप किसी को बेटर हाफ मानते हैं तो सिर्फ गलतियां नहीं निकालते हैं, सुधारने में मदद करते हैं। ये एक पार्टनरशिप है। लेकिन यहाँ ना मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा विरोधाभास आ रहा है। एक सवाल है जिस पर हमें बात करनी चाहिए। बताइए, क्या सवाल है? अगर कंपनी कर्मचारियों को बेटर हाफ मान रही है, उन्हें समझ रही है, रूठने पर मना रही है, तो सुनने में तो ये बिल्कुल एक परिवार जैसा लग रहा है ना? हाँ। और आज लिंक्डइन पर तो हर कंपनी यही लिखती है कि हम एक परिवार हैं। लेकिन ये जो दस्तावेज है, ये इस परिवार वाले कॉन्सेप्ट का सख्त विरोध करता है। बहुत सख्त विरोध करता है। तो क्या कर्मचारियों को इतना अपना मानना, लेकिन फिर उन्हें परिवार न कहकर हमेशा जीतने के दबाव में रखना, क्या ये थोड़ा कठोर नहीं है? ये कठोर लग सकता है, लेकिन ये विरोधाभास असल में कॉर्पोरेट दुनिया की बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करता है। वो कैसे? अगर हम इस दस्तावेज के नजरिए को समझें तो हमें संतुष्ट और एंगेज्ड कर्मचारी के बीच का फर्क समझना होगा। संतुष्ट और एंगेज्ड मतलब? देखिए, परिवार के साथ आप क्या करते हैं? आप घर में सोफे पे बैठते हैं, टीवी देखते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं। परिवार में ना एक ठहराव होता है। हाँ, कोई रिस्क नहीं होता। बिल्कुल। अगर परिवार का कोई सदस्य कुछ नहीं भी कर रहा है तो आप उसे घर से बाहर नहीं निकालते। यही कारण है कि सरकारी या पारंपरिक नौकरियों में लोग सिर्फ संतुष्ट होते हैं। मतलब सुबह 9 बजे ऑफिस गए, अपना रूटीन काम किया और शाम को 5 बजे घर, बिना किसी नए उत्साह के। एग्जैक्टली। और कोई भी महत्वाकांक्षी स्टार्टअप ऐसा माहौल नहीं चाहेगी। केजीसी का विजन ना एक रग्बी की प्रो स्पोर्ट्स टीम बनाने का है। ओहो, प्रो स्पोर्ट्स टीम। हाँ, एक स्पोर्ट्स टीम में भी खिलाड़ियों के बीच बेटर हाफ जैसा गहरा बॉन्ड होता है। वो एक दूसरे को बैकअप देते हैं। लेकिन उनका लक्ष्य सोफे पर बैठकर पॉपकॉर्न खाना नहीं होता। बिल्कुल नहीं। उनका लक्ष्य मैदान में उतरकर जीतना होता है। वहां खिलाड़ी सिर्फ संतुष्ट नहीं हैं, वो इंगेज्ड हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो बेंच पर बिठा दिए जाएंगे। इस स्पोर्ट्स टीम बनाम परिवार वाले नजरिए को परखने के लिए ना एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। बताइए। मान लीजिए एक कर्मचारी है जो पिछले 6 महीने से लगातार खराब परफॉर्म कर रहा है। अगर कंपनी परिवार है तो एचआर क्या करेगा? वो शायद उसकी गलतियों को इग्नोर करेंगे कि अरे अपना ही आदमी है, सीख जाएगा। हाँ, और इसका नतीजा ये होगा कि जो लोग सच में मेहनत कर रहे हैं ना, उनका मोरल एकदम टूट जाएगा। उन्हें लगेगा जब बिना काम किए भी इंसान सेफ है तो हम मेहनत क्यों करें? ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। और इसी सिचुएशन को अगर हम केजीसी की प्रो स्पोर्ट्स टीम वाले नजरियों से देखें तो रिएक्शन अलग होगा। बिल्कुल अलग होगा। स्पोर्ट्स टीम में अगर कोई फॉर्म में नहीं है तो कोच उसके साथ बैठेंगे, ट्रेनिंग देंगे। यहां उसे बेटर हाफ मानकर मनाया जा रहा है। राइट। लेकिन अगर तमाम कोशिशों के बाद भी वो टीम की जीत में योगदान नहीं दे पा रहा है तो पूरी टीम की खातिर उसे रिप्लेस करने का कठोर फैसला लेना ही पड़ता है। वाह, ये स्पष्टता वाकई कमाल की है। मतलब आप उनका ख्याल इसलिए रखते हैं ताकि वो अपना बेस्ट दे सकें, ना कि इसलिए कि वो आलसी हो जाए। एग्जैक्टली। टीम को मैच जो जीतना है। लेकिन यहाँ एक चुनौती भी तो है। अब जब साफ हो गया कि कंपनी को एक आक्रामक, तेज और जीतने वाली स्पोर्ट्स टीम चाहिए, तो एक नई स्टार्टअप इतने बेहतरीन टैलेंट को अपनी तरफ खींचेगी कैसे? ये तो डेविड बनाम गोलियत वाली लड़ाई हो गई ना। हाँ, बाजार में तो दिग्गज कंपनियां हैं जो उन्हें फैंसी ऑफिस और बड़े पैकेज दे रही हैं। ये हाउ टू अट्रैक्ट टॉप टैलेंट वाली पहेली ना हर फाउंडर को परेशान करती है। हाँ, लेकिन दस्तावेज में इसका बहुत स्ट्रेटेजिक जवाब है। क्या जवाब है? केजीसी उन कमजोरियों पर प्रहार करती है जो बड़ी कंपनियों के आकार की वजह से पैदा होती हैं। स्रोत में 4 ऐसी बातें हैं जो एक बड़ा कॉर्पोरेट हाउस कभी नहीं दे सकता। अच्छा, पहली चीज क्या है? पहली चीज, सीधे चेयरमैन या फाउंडर के साथ काम करने का मौका। ओहो, ये तो किसी भी युवा के लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में तो लोग सीईओ को सिर्फ सालाना टाउन हॉल में दूर से देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ उसे सीधे उस इंसान के साथ टेबल पर बैठने का मौका मिल रहा है जो फैसले ले रहा है। ये ऐसा क्रैश कोर्स है जो कोई एमबीए नहीं सिखा सकता। सही बात है। और दूसरी चीज? दूसरी बात है रैपिड ग्रोथ और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। मतलब बिना सालों इंतजार किए प्रमोशन? हाँ, बड़ी कंपनियों में एक सीढ़ी चढ़ने में 3-4 साल लग जाते हैं, लेकिन केजीसी के मॉडल में अगर काम असाधारण है तो साल में 2 बार भी प्रमोट हो सकते हैं। वाह, और इसी से जुड़ा है तीसरा पॉइंट, सैलरी हाइक। एग्जैक्टली। आमतौर पर लोग साल भर उसे एक एनुअल अप्रीजल का इंतजार करते हैं, जो अक्सर निराशाजनक ही होता है। हाँ, लेकिन यहाँ दस्तावेज साफ कहता है कि अच्छे काम के इनाम के लिए साल भर इंतजार मत करो। बेहतरीन काम किया, तुरंत हाइक ले लो। ये वही प्रो स्पोर्ट्स टीम वाली मानसिकता है। मैच जिताया तो तुरंत मैन ऑफ द मैच का इनाम मिला। बिल्कुल सही पकड़े आप।
और चौथा सबसे अहम बिंदु है नॉन ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस। मतलब बड़ी कंपनी में तो इंसान एक बहुत बड़ी मशीन का छोटा सा पुर्जा बन के रह जाता है, जिसके होने न होने से मशीन को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक छोटी कंपनी में आप अहम हिस्सा बन जाते हैं। आपके हर फैसले का सीधा असर कंपनी पर पड़ता है। यही वो अंडरडॉग एडवांटेज है जो टैलेंट को खींचता है। लेकिन यार, इस पूरी प्रक्रिया का एक डरावना पहलू भी तो है। डरावना पहलू? क्या? अगर बेहतरीन टैलेंट खींचने की जल्दबाजी में कोई गलत व्यक्ति टीम में आ जाए तो? मान लीजिए कोई ऐसा बंदा जो उस रग्बी टीम के कल्चर में फिट ही नहीं बैठता। ये तो सबसे बड़ा खतरा है। इस दस्तावेज में इसके दो बहुत ही दिलचस्प उदाहरण हैं। एक तो वो तालाब की गंदी मछली वाली कहावत है जो थोड़ी घिसी पिटी है। हाँ, वो तो सब बोलते हैं। लेकिन दूसरा रूपक सीधा दिमाग पर वार करता है। पोल्ट्री फार्म यानी मुर्गियों के फार्म में किसी लोमड़ी को लाकर छोड़ देना। वो लोमड़ी वाला रूपक असल में गलत हायरिंग की विनाशकारी ताकत को दिखाता है। कैसे? देखिए, एक लोमड़ी उन सारी मुर्गियों को खा जाएगी जो कंपनी के लिए अंडे देने वाली थी। ठीक उसी तरह एक गलत इंसान जो राजनीति करने आया है, वो बेस्ट परफॉर्मेंस का मनोबल गिरा देगा। वो पूरी टीम को अंदर से खोखला कर देगा। बिल्कुल। इसीलिए कहते हैं कि किसी कर्मचारी की लागत सिर्फ उसकी सैलरी नहीं होती, वो जो अदृश्य नुकसान करता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। हाँ, दस्तावेज में एक लाइन भी है कि सस्ता आदमी कई बार ज्यादा महंगा पड़ जाता है। एकदम सही। पैसे बचाने के चक्कर में किसी को भी रख लेना तो कंपनी की जड़ें काटना है। और इसी लोमड़ी को पोल्ट्री फार्म में घुसने से रोकने के लिए ना टैलेंट एक्विजिशन के 7 बहुत सख्त स्टेप्स बनाए गए। हाँ, मैंने भी देखे वो। ये कोई साधारण चेकलिस्ट नहीं है, एक पूरा मनोवैज्ञानिक फिल्टर है। इसमें शुरुआत होती है लीड जनरेशन और प्रोस्पेक्टिंग से, जो मुझे एचआर के काम से ज्यादा एक सेल्स स्ट्रैटेजी लगी। मतलब सही उम्मीदवार खुद नहीं आएगा, आपको उस तक पहुंचना होगा। और जो तीसरा कदम है इंटरव्यू, वो सबसे क्रूर और जरूरी फिल्टर है। दस्तावेज में तो बहुत स्पष्ट हिदायत है कि अगर 50 लोगों को भी रिजेक्ट करना पड़े तो बेझिझक कर दो, पर किसी गलत व्यक्ति को अंदर मत आने दो। ये धैर्य का टेस्ट है। इसके बाद चौथा कदम है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, जो उस लोमड़ी को पहचानने का सबसे पक्का तरीका है। क्योंकि इंसान इंटरव्यू में तो कुछ भी बोल सकता है, पर उसका इतिहास उसकी असली फितरत बताता है। एग्जैक्टली। और फिर बेस्ट कैंडिडेट को चुनने के बाद शुरू होता है छठा स्टेप, ऑनबोर्डिंग, जिस पर हमने बात की थी। और सबसे आखिर में 7वां स्टेप, मैट्रिक्स मापना, मतलब जमीन पर वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये पूरा सिस्टम इंश्योर करता है कि टीम में सिर्फ एवेंजर्स आए, डेंजर नहीं। राइट। अच्छा, एक इंसान से 5 का काम लेने के लिए दस्तावेज में कुछ लीडरशिप फ्रेमवर्क का भी जिक्र है, जैसे MCD मॉडल, ABCD मॉडल। ये थोड़े जार्गन जैसे लगते हैं। ये जार्गन नहीं है, बहुत काम के टूल्स हैं। MCD मतलब मेंटरिंग, कोचिंग और डायरेक्टिंग। मतलब किस कर्मचारी को कब किस चीज की जरूरत है। हाँ, नया है तो डायरेक्ट करो, थोड़ा अनुभवी है तो कोच करो। और ABCD मॉडल मतलब एटीट्यूड, बिहेवियर, कॉम्पिटेंस और ड्राइव। और वो एप्रिशिएटिव इंक्वायरी भी ना। बिल्कुल, मतलब कमियों की बजाय खूबियों पर फोकस करना। ये सब तरीके हैं लोगों से उनका बेस्ट निकालने के। अच्छा, इस पूरी ग्रोथ के बीच ना एक और अहम बात जिस पर हमें पूरी निष्पक्षता से बात करनी है। वो क्या? हमारे स्रोत में एक हिस्सा कंपनी के संस्थापक के बाहरी विवादों पर उनका नजरिया पेश करता है। सुनने वालों को हम ये बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि इस विश्लेषण में हमारा उद्देश्य सिर्फ जानकारी साझा करना है। बिल्कुल। हम यहाँ किसी भी दावे या आरोप का ना तो समर्थन कर रहे हैं और ना ही खंडन। राइट। तो दस्तावेज में बताया गया है कि संस्थापक वर्तमान में कुछ बाहरी आरोपों या कहें एलिगेशंस का सामना कर रहे हैं। इस पर उनका रुख बहुत स्पष्ट है। हाँ, वो कहते हैं कि वो बयानों से जवाब नहीं देंगे। उनकी एक लाइन है दस्तावेज में कि एलिगेशंस का जवाब एजुकेशन है। उनका मानना है कि उनका काम और जमीनी नतीजे ही उनकी तरफ से बोलेंगे। ये अपनी टीम को ये संदेश देने की कोशिश है कि बाहर जो भी शोर हो, फोकस सिर्फ काम पर रखो। बिल्कुल। तो अगर इस पूरे डीप डाइव को हम समेटे ना, तो केजीसी व्यापार वाला का ये प्रोसेस सिर्फ वैकेंसी भरने के बारे में नहीं, ये लीडरशिप विकसित करने और टीम की रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखने का ब्लूप्रिंट है। सही कहा। और अब इस पूरी चर्चा के बाद सुनने वालों के लिए हम एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं। बताइए, क्या है वो सवाल? कॉर्पोरेट दुनिया में ना सस्ते और महंगे टैलेंट की असली परिभाषा आखिर है क्या? क्या एक सस्ता कर्मचारी जो भले ही कम सैलरी पर आ गया हो लेकिन जीतने वाले कल्चर में फिट नहीं बैठता, क्या वो असल में कंपनी का सबसे बड़ा अदृश्य खर्च है? बहुत सोचने वाली बात है ये। और इससे भी बड़ा सवाल,
क्या अब समय आ गया है कि आधुनिक कंपनियां उस हम एक परिवार हैं वाले झूठे चोले को उतार फेंकें और खुले तौर पर खुद को एक प्रो स्पोर्ट्स टीम मान लें? जहां जगह सिर्फ उसकी हो जो जीतने का जज्बा रखता हो। बिल्कुल। आखिरकार अगर काम के माहौल में कहीं चांदी के चमचे हैं और कहीं चमचों की चांदी है, तो क्या एक पारदर्शी और आक्रामक स्पोर्ट्स टीम होना ही इस चमचागिरी का सबसे सटीक एंटीडोट नहीं है? इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं।